प्रिय मित्रों, दोस्तों, आज कुछ चर्चा उन बच्चों के अभिभावकों के लिए या उन अध्यापकों के लिए जो उस उम्र के बच्चों को डील करते हैं अथवा पढ़ाते हैं, जिसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे टीनेजर ग्रुप कहा जाता है। टीन 13 से शुरू होता है, 12 तक 12 रहता है। 13 से लेकर 19 तक को हम लोग टीनेजर नाम दिया करते हैं। और इस टीनेजर ग्रुप की कुछ विशेष बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब कुछ लोग इस बात को कह सकते हैं कि टीनेजर में बच्चों की ये प्रॉब्लम्स खास हैं या विशेष हो जाती हैं। मैं इसे प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन का समय है। कई बार हम बच्चे की इस प्रॉब्लम को या इस बात को एक प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम है भी या नहीं ये भी हमें सोचना है। कई बार ये उसके व्यवहार को कुछ और दर्शाने की कोशिश कर रहा है बच्चा, और हम इसे ये समझते हैं कि उसमें उद्दंडता आ गई है या वो हमारी बात नहीं सुन रहा, इत्यादि इत्यादि। तो 13 से, अब दूसरी बात ये भी है कि 13 माने 13, 13 कोई फिक्स नहीं है। ये 10 11 12 साल की बात से लेकर के 19 20 21 तक आप इस बदलाव को झलकते देख सकते हैं। देखिए, 21 22 की उम्र के बाद, जिसको आप मान सकते हैं बच्चा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में पहुंच गया या ग्रेजुएशन पूरी कर चुका है, उस उम्र के बाद बच्चा एक परिपक्व सोच को कर चुका है। अब आप उसको बदलाव करना आपकी डांट से, आपके समझाने इत्यादि से संभव नहीं है। यदि उसने आपसे प्रश्न नहीं पूछा कि पिताजी, माताजी, माँ, मॉम, डैड, मुझे बताओ ऐसी स्थिति में मैं इसका क्या जवाब दूं। अगर वो आपके पास पूछने आता है 19 20 की उम्र के बाद, तो आपके द्वारा दिया गया हर उत्तर उसके काम का है। लेकिन अगर उसने आपसे नहीं पूछा और आप उसको बताने चाहते हैं कि बेटा ये चीज गलत है या ये ऐसा हुआ है, तो वो उसके काम की बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक घड़े में पानी पूरा भर चुका है, आप उसमें और कितना भी पानी डाल दीजिए, वो पानी नीचे वाला भरा हुआ है, उस सारा पानी बाहर गिर जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा, अब आप ये समझिए, सबसे पहले वो क्या फर्क आप महसूस करेंगे उसमें, जो आपको लगेगा कि यार ये कल तक तो ये नहीं था या पिछले सालों तक ये नहीं था, अब ऐसा क्या अंतर आ गया। तो पहला अंतर जो आपको नजर आएगा कि वो अब आपसे उतना प्रभावित नहीं होता। पहले आप उसके लिए एक आइडियल फिगर की फॉर्म में मदर और फादर, माँ और बाप, जिसको दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं आप सुपर मॉम और सुपर डैड थे। अब सवाल है, अब आप उसके लिए सुपर मॉम या सुपर डैड नहीं है, अब एक आम माता पिता बन चुके हैं। ये घटना जब बच्चा इस उम्र में आता है, 11वां 12 की साल में, तो ये आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे का कारण भी आप समझिए। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से पहले क्या है, घर एक माहौल में बच्चा पनपता है, या प्ले स्कूल में जब बच्चा जाता है, उसके बाद जिस समय वो निश्चित स्कूल में जाना शुरू करता है, माता पिता, घर परिवार उसको पहले से कह देते हैं या आगाह कर देते हैं, बेटा अब तुम कल से स्कूल जाने वाले हो, अगले 2 महीने बाद स्कूल जाओगे, उसके बाद मैम तुम्हें सब कुछ बताएगी, इत्यादि इत्यादि। अब इन बातों का अर्थ बच्चे पर क्या होता है, वो समझ लेता है कि आज तक का जो ज्ञान था मुझे घर से मिलना था, मिल चुका, अब अगला ज्ञान मुझे विद्यालय से मिलने वाला है। और इन्हीं बातों के कारण वो विद्यालय में जाने के बाद अपने टीचर की, अपने अध्यापक की बहुत अधिक बात मानता है। आप यह भी पाएंगे, इस उम्र का बच्चा आने के बाद स्कूल से घर पर बोलेगा, नहीं मम्मी तुम तो ये कहती थी पर मेरे टीचर ने मुझे ये बताया है। मतलब मम्मी और टीचर की बातों में अगर कहीं पर विरोधाभास है, तो वो टीचर की बात को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि मेरी मैम तो ये कहती है। लेकिन अब ये समझना कि आपको वो आकर ये कहता है कि मेरी मैम ने ये कहा है, लेकिन वहीं पर वो अपने स्कूल में जाकर भी ये कहता है अपने दोस्तों से। अगर अध्यापक को कह पाता है तो बात है, नहीं तो दोस्तों से जरूर कहता है, भाई मेरी मम्मी तो ये कहती है, मेरे पापा तो ये कहते हैं,
मतलब उनके लिए आप भी एक बहुत मोर देन आइडियल फिगर हैं। ये सारा खेल बचपन में जब वो स्कूल में जाता है तब होता है। और लेकिन जब इस उम्र के आसपास आता है तो आप पाएंगे अब आपकी भावना, आपकी बातें अब उसको उतना इम्प्रेस नहीं करती, इंस्पायर नहीं करती। पहले आपका एक एक घटना उसको इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी। अब आपकी बातें उसको न तो प्रेरित कर पाती हैं, न उस प्रकार से प्रभावित कर पाती हैं। अंग्रेजी में समझे तो न इंस्पायर करते हैं, न उसको इम्प्रेस करती हैं। अब आप उतने इम्प्रेसिव नहीं रहते उसके लिए, क्योंकि इसके साथ एक और चीज जुड़ती है। इंप्रेसिव होने के साथ साथ अब आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अब कंट्रोल का शब्द का मतलब ये मत समझिए, या नियंत्रण का शब्द ये मत समझिए कि मैंने आपसे कहा आप अपने बच्चे को कान पकड़ के बिठा नहीं सकते या ये काम नहीं करवा सकते, अभी वो कर देगा। लेकिन मेरे यहाँ पर नियंत्रित नहीं कर पाने का अर्थ है कि पहले आपकी बात में जो वजन होता था, जिसके कारण से वो खुद ब खुद उस बात को मान लेता था, अब वो मानेगा नहीं। आपके डर से आपके घर में रहता है तो आपका कहना शायद मान ले। लेकिन अगर उसको ऐसा मौका मिलता है जो कि मिलना चाहिए, घर में उसको बातें अपनी रखने का पूरा मौका होना चाहिए। और अगर कहा जाए आदर्श रूप से तो ये बात उसके विद्यालय में भी होनी चाहिए कि उसको पूरी बात अपने कहने का मौका मिलना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह है एक विद्यालय के, जो आजकल के स्कूलिंग सिस्टम में बच्चा विद्यालय में उतना खुलकर नहीं बोल पाता जितना घर पर खुलकर बोल पाता है। फिर भी कुछ स्कूल हैं, कुछ टीचर हैं जो उनको इस तरह एनकरेज करते हैं। तो अब आप ये समझिए कि अब आपका बच्चा उस रूप से आपसे नियंत्रित नहीं होता। मतलब आप जो काम कहते हैं उसके पास उस काम का एक काउंटर तैयार है। आप कह देंगे सुबह बेटा उठना चाहिए, तो उसके पास एक काउंटर तैयार है, मम्मा क्या जरूरी है उठूं मैं। तो आपके पास उसके काउंटर का काउंटर नहीं है कि जो उसने कहा है आप अपनी बात को रख सके, वो आपके पास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस शब्द को एक शब्द में समझिए कि अब आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, नियंत्रण आपका उस पर कम है। अब यहां पर एक और बात आती है कि उसकी भावनाएं प्रबल रूप से झलकती हैं। इस उम्र से पहले बच्चा अपनी बात अगर रखता भी था तो आपके सामने सहज भाव में रखता था। आपने सहज भाव में उसकी विचारों को अगर मना भी कर दिया, बेटा ये ठीक नहीं है, तो वो चुपचाप सुन लेता था। अब अपने काउंटर्स को वो दृढ़ता से बताता है, आपके अगेंस्ट खड़ा होता है। अगेंस्ट खड़ा ये मत समझिए कि आपसे लड़ने के लिए होता है, लेकिन अपने लॉजिक अथवा तर्क को स्ट्रांगली रखना शुरू कर देता है। इससे पहले उसके तर्क को स्ट्रांगली नहीं रखा जाता था, और आप उसके तर्क को अगर काटते नहीं भी थे तो इग्नोर कर देते थे, तो वो काम चल जाता था। अब इस उम्र में आने के बाद उसको अपने तर्क का उत्तर चाहिए। अगर आप उसको लॉजिकली समझा पाते हैं तो समझ लेगा, लेकिन अगर नहीं तो आपसे वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होता। इसलिए उसकी भावनाएं प्रबल रूप से विरोध के रूप में झलकती हैं। अगली चीज आप पाएंगे, इस उम्र में वो इस समय पे आते आते उसकी प्रेम की चाहना अव्यक्त सी हो जाती है। इसको आप समझिए। जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना, तो स्कूल से आके सीधा अपनी माँ को सारी बातें बताएगा, और या जो भी उसके मन में होगा आपसे लाड लड़ाएगा। मम्मा तुम मेरे पास बैठ जाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पापा आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हैं, आपके पास अभी टाइम है। जो भी है, जो भी उस घर का माहौल है उस लिहाज से अपने प्रेम आपके प्रति प्रदर्शित करेगा। आपके गले में हाथ डाल देगा, आपको चूम लेगा। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे उसका प्यार झलकता होगा, जिस पर आप भी वारी वारी जाएंगे, जिसे आप कहते हैं आप बच्चे का लाड उठाएंगे, बच्चा बड़े प्यारे ढंग से वो सारे काम करेगा। लेकिन इस उम्र में आते आते बच्चे के लाड का वो तरीका नहीं रहता। आप भी पाएंगे, तो माए कई बार ऐसा कहती भी है, बच्चा अब हमसे सारी बातें खुलकर नहीं करता। तो वो उस उम्र का पड़ाव है जिस समय किशोरावस्था आ रही है। मैंने आपसे कहा अभी मैं सिर्फ आपसे यह चर्चा कर रहा हूं कि क्या क्या होता है। फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे, इसका कारण क्या है और इसका भविष्य के लिए निवारण क्या है। इन तीनों बातों पर हम चर्चाएं करेंगे। तो मैंने आपको बताया चौथा उसका
आप पाएंगे उसके व्यवहार में कि उसकी अपनी चाहना अव्यक्त है। वो आपसे रोज नहीं कहेगा मम्मा आई लव यू, ये शब्द उसके मुंह से नहीं सुनेगा। अपनी भावनाओं को दबाना चाहेगा, उस तरीके से अपनी भावनाओं को जिस प्रकार पहले व्यक्त करता था वो उस प्रकार व्यक्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है उसको भूख लगेगी तो बोलेगा नहीं, तो वो बोलेगा। वो भूख की भावनाएं सब ठीक है, अपना मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे कपड़े गंदे हैं, मुझे चोट लग गई है, मुझे दर्द है, ये सब भावनाएं करेगा। लेकिन जो चाहत की भावना जो हमारे पास आता है कि फीलिंग ऑफ लव, आपके साथ वो उस तरह डिस्क्लोज नहीं करता, उस तरह एविडेंट नहीं होती जैसे पहले होती है। इसके बाद अगली चीज आप उसमें पाएंगे, इस समय तक आते आते उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस रूप में आता है कि मैं कैसा लगता हूं या लगती हूं। मतलब इसको भी समझिए कि इस उम्र के पड़ाव से पहले आपने जो उसको कपड़ा पहना दिया और कह दिया बेटा इस नीले के ऊपर ये रंग अच्छा है, तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, वो उसी में खुश हो जाता था। हाँ, मैं इस जूते में स्मार्ट लगता हूँ, इस कपड़े में मैं अच्छा लगता हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरी बात आती है, अब वो स्वयं कहेगा नहीं मेरी कंघी ऐसे बनाओ, मुझे ऐसे कपड़े लाकर दो, मैं ऐसे ही जूते पहनूंगा। क्योंकि वो अपने आसपास के समाज में होने वाली चीजों से प्रभावित होने लगा है। देखिए ये प्रभाव आपको स्कूली ड्रेस में नहीं नजर आएगा, और इसीलिए शायद स्कूलों में एक यूनिफॉर्म का प्रचलन हुआ कि हर बच्चा दिखने में एक सा लगे। लेकिन परंतु अब जैसे ही उससे बाहर निकल पाता है इस उम्र का बच्चा, क्योंकि इससे छोटे बच्चा जब होता है तो उसके लिए सारी दुनिया उसका घर और स्कूल होता है छोटी उम्र में। लेकिन इस टीनेजर या किशोरावस्था में आते आते उसकी दुनिया बाहर को भी देखने लगती है। वो माँ बाप के साथ बाहर जाएगा, बाजार जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, तो वो चीजें वो देखेगा। और उसके दोस्त भी उस प्रकार की घटनाएं उससे बात करते हैं, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। फिजिकल अपीयरेंस पहले जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, कहीं से खेल कर आया, आपने कहा बेटा कपड़े कितने गंदे हैं, मम्मा क्या होता है, ये उत्तर होगा। परंतु अब वो खुद ही कहेगा मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे बटन को यहाँ से ठीक कर दो, इत्यादि इत्यादि। फिजिकल अपीयरेंस अब उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर अगला बदलाव जो आप उसमें पाएंगे कि वो इसमें बड़ा सतर्क हो जाएगा कि मित्र मेरे विषय में क्या कहते हैं। आज से पहले मित्रों का कुछ कहना उसके लिए महत्वपूर्ण अधिक नहीं था, लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चाहे वो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, उसके खान पान से रिलेटेड हो, उसके घर से रिलेटेड हो, उसके अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड हो, अथवा उसके ड्रेसअप से रिलेटेड हो। इसमें कहा नहीं मेरा फ्रेंड तो कह रहा था ये ड्रेस ठीक नहीं है, मेरे फ्रेंड ने ये कहा, मेरी टीचर ने ये कहा। मतलब अपने आप को वो अब असर्ट करना चाहता है कि मैं भी इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रहूं। अगर कहीं पर कोई ऐसा उत्तर मिलता है जिसमें उसको लगता है कि वो किसी ने कह दिया तुम सोसाइटी से अलग लग रही हो, आप मेरे ख्याल से मतलब समझ रहे होंगे, अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि बाहर कर दिया, परंतु हाँ ऐसा होना चाहिए, उसको सोशल नॉर्म्स, उसको सोसाइटी से जो पता लगते हैं, जो वो सोसाइटी को देखकर अपने नॉर्म्स बनाता है, वो उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मित्र मेरे विषय में क्या बातचीत करते हैं। अब यहां पर एक और बचपन को आप समझिए। बचपन में 7 साल की उम्र तक बच्चे के साथ जो भी व्यवहार होता है वो उसकी मेमोरी में छुप जाता है, लेकिन हाँ उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं 7 साल के बच्चे तक जो चीजें वो देखता है, 7-8 साल तक, जिसको तीसरी चौथी जमात कह सकते हैं, तब तक बच्चा जो कुछ देखता है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग इसको 10 की उम्र तक मानते हैं, वो भी ठीक है। मतलब इस उम्र तक, इससे छोटी उम्र में बच्चे के ऊपर जो जो घटनाएं हैं वो आपको एविडेंट नहीं होगी, मतलब आपको प्रत्यक्ष नजर नहीं आएगा कि इस घटना का ये प्रभाव है। लेकिन उसके सामने अंदर में उसके ऊपर उसका प्रभाव आता जा रहा है, और वो प्रभाव आप कुछ समय बाद महसूस करेंगे। परंतु इस समय तक वो घटनाओं को याद नहीं करता है, उसकी स्मृति में नहीं है। उसको उदाहरण से समझिए, एक दोस्त से उसकी लड़ाई हो गई किसी बात से, तो जिस समय दोनों लड़ रहे हैं, तूने मेरे से ऐसी बात करी, मैं तेरे से कुटती हूं, मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आधे घंटे बाद ही वो उससे दोबारा खेल रहा होता है।
कई बार घर परिवार में, आपके मित्रों में कोई दोस्ती हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, आपने कहा बेटा चलो शेक हैंड करो, सब भूल जाओ, एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ। वो उस समय सब भूल जाएंगे, फिर खेलने लगेंगे। लेकिन इस उम्र के पड़ाव में अब जो घटनाएं हुई हैं वो उसकी स्मृति में आ जाती है, स्मृति माने मेमोरी में आ जाती है। तो अब वो क्या करेगा, आपसे किस प्रकार बात करेगा। जैसे अब आप उसको कहिए ना, फला तुम्हारा दोस्त है, तुमको उससे बात करनी चाहिए, नहीं उसने भी मेरे को उस दिन ऐसी बात कही थी ना, उसने ऐसा कहा था ना। मतलब वो बातें, वो घटनाएं उसकी मेमोरी में आ गई हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ गया। आसपास की घटनाओं का प्रभाव पहले भी था और अब भी था, लेकिन पहले घटनाओं के साथ नहीं था, अव्यक्त रूप से प्रभाव था, जिसको आप परोक्ष रूप से कह सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं था। लेकिन अब परोक्ष रूप के साथ साथ प्रत्यक्ष में आपको बता भी सकता है। हालांकि दूसरी बात ये सकारात्मक भी है कि अब जो बातें जिनके ऊपर उसकी स्मृति में आ जाती है वो उसके व्यक्तित्व को ज्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन उसको याद रहेगी। आप भी कभी उसकी कोई बात टाल दीजिए, या किसी बात पर आपसे उसके साथ कुछ मन मुटाव हो जाए, बहस हो जाए, तो आपको पिछली 6 बातें याद करा देगा। मम्मा उस दिन आपने ये कहा था, नहीं पिछली बार 15 दिन पहले भी आपने मेरे साथ ये काम किया था, तब भी आपने खाना ऐसा बना दिया था, इत्यादि इत्यादि। वो सारी बातें अब याद आ जाती हैं, उसकी स्मृति में रहती हैं, जो कि अब पहले नहीं थी। पहले उसके अंदर फर्क पड़ता होगा लेकिन वो व्यक्तित्व में, लेकिन अब वो चीजें मेमोरी में आ जाती है। पर्सनैलिटी में तो थोड़ा बहुत आएगी, लेकिन पर्सनैलिटी पर पहले का ज्यादा प्रभाव है, अब मेमोरी में आई। तो अच्छा, तो मेमोरी के आने से क्या होगा, वो कैटेगोरिकली आपको बता पाएगा ये आपने किया, ये मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ, वो घटनाएं बता पाएगा। अब आप शायद उन घटनाओं को सोचेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, माता पिता की बात, उन घटनाओं को सोचते हैं, क्या ये घटना थी, अब इसमें गलत कौन था, क्या मैं गलत थी, क्या बच्चा गलत था, क्या उसका दोस्त गलत था। आप जो ये उसको विश्लेषण करने बैठ जाएंगे कि गलत कौन था, ये पूरी स्थिति फ्यूटाइल है, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस समय उसने ऐसा कहना क्यों शुरू किया था। अगर आपको पता लग गया उसने क्यों कहना शुरू किया, तब आपके पास इस बात का उत्तर बेहतर होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और अभिभावक इसको किस प्रकार से देखते हैं, उसमें क्या बदलाव आना चाहिए, ये मैं आपके बीच में कुछ चर्चा करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ जो कुछ मैं कह रहा हूँ, पिछले 25 वर्षों में इसी उम्र के बच्चों को पढ़ाकर जो मैंने देखा है, और उसमें जो जो सकारात्मक चीजें मैंने पाई है, मैं उनका ही आपके प्रति वर्णन कर रहा हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों को ये जरूर बताइएगा, शायद उनके किसी काम आ सके। धन्यवाद।